वेलकम टू ज़ूम इन, आई एम ज़ुनैर आज़हर। पीटीआई ने एक दफ़ा फिर तहरीक का ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं इस दफ़ा आर या पार। साथ ही बानी पीटीआई के बेटे भी उनकी रहाई के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जैसे ही ये ऐलानात हुए हैं तो गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है। सुबह शाम प्रेसर्स हमें नज़र आ रहे हैं जिसमें उनके बेटों की गिरफ्तारी से लेके हर तरह की बातें नज़र आ रही हैं। गवर्नेंस की बात करें तो केपी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट उसमें भी पॉइंट स्कोरिंग करते नज़र आते हैं, एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते, दिखाते नहीं हैं कि हमने क्या डिलीवर किया, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स ख़राब हैं और आपकी वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा। एक अजीब कैफियत है जिसमें कंपटीशन हेल्दी नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। वरना कंपटीशन हर जगह होता है, हर तरह का होता है और वो एक गारंटी होता है कि सिस्टम में तरक्की होगी, आप एक स्टेप आगे जाएंगे। लेकिन अगर मामला सिर्फ फ़ोटो ऑप्स और पीआर कैंपेन्स तक महदूद रहे, किसने ज़्यादा लाइक्स लेने हैं ऑन सोशल मीडिया, किसकी ज़्यादा वायरल होनी है वीडियो, अगर कंपटीशन गवर्नमेंट लेवल पे इस पे चला जाए तो इसका मतलब है देयर इज़ अ डिसकनेक्ट। ग्रास रूट लेवल पे आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे और आम आदमी इस वक्त बहुत परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। बिजली के बिलों में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, बजट पता नहीं कितनी दफ़ा रीवैम्प होता है एक साल में, और उसके बावजूद गवर्नमेंट यही कहती नज़र आती है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और बताते हैं, गवर्नमेंट के क्लेम्स कुछ और होते हैं। इस सब में दहशतगर्दी का एक अपना अलमिया है और वो बड़ा संगीन है। इंटरनल सिक्योरिटी हमारी चैलेंज्ड है, अभी हम एक वॉर लाइक सिचुएशन से गुजरे हैं। तो एक कोहेरेंट पॉलिसी अमंग द पॉलिटिशियंस के नेशनल सिक्योरिटी के जब सारे स्पेक्ट्रम में आपको थ्रेट्स नज़र आती हों, चाहे वो ह्यूमन सिक्योरिटी इंडेक्स हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, तो बैठ के कोई लायहा अमल क्यों नहीं बनाते? ऑपोजिशन में होते हुए हम बहुत गूंज सुनते हैं चार्टर ऑफ गवर्नेंस की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो वो क्यों नहीं कर पाते? दीज आर द बिगर क्वेश्चंस और हर कोई इसके मुख्तलिफ जवाब देता है। हम भी आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो टाइमिंग है, वैसे तो कोई भी टाइमिंग नहीं रहती जब हालात ऐसे हों जैसे पीटीआई समझती है कि उनके ऊपर आए हुए हैं, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ है, सिक्योरिटी थ्रेट्स बड़े इंटेंस हैं और केपी तो आपको पता है वहाँ टारगेटेड किलिंग्स भी अब हो रही हैं। ऐसे में पॉलिटिक्स में भी एक स्टेप ऊपर जाना, तहरीक चलाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बहरहाल पीटीआई कर तो रही है और उनके पास शायद कोई और ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन वो इससे क्या अचीव कर पाएंगे, कीपिंग इन माइंड कि शायद ये दो चीज़ें सिंक्ड हैं आपस में कि बानी पीटीआई के बेटे भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनको रिलीज़ कराने के लिए अपनी एफर्ट्स डालना चाहते हैं बीच में। तो क्या ये उसकी रियलाइजेशन है लीडरशिप में कि वो एकदम से मोबिलाइज हुए हैं, वरना अभी तक तो कोई नाम निशान नहीं था किसी तहरीक का? मेरा ख्याल है तहरीक चलाना तो वैसे एट द आउटसेट लेट मी से इट्स नॉट सो इजी। पिछले जो भी एक्सपीरियंसेस पीटीआई ने या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, द लास्ट वन आपको पता है नवंबर पिछले साल जब हुआ था, तो बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से उसकी एंडिंग हुई थी। मतलब सक्सेसफुल नहीं था पीटीआई के लिए। उससे पहले शायद 1 महीना पहले, 3 महीने, मतलब रेगुलर इंटरवल्स में पीटीआई अटेम्प्ट करती रही है तहरीक चलाने का। और हमने एक चीज़ तो देख ली है और पीटीआई वाले भी शायद एक्नॉलेज करते होंगे इंटरनली कि तहरीक चलाना इतना आसान काम नहीं है पाकिस्तान में। तो वो कितना सक्सेसफुल होंगे, उनके बेटों के आने से क्या बड़ा इम्पैक्ट होगा, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा आई थिंक, लेकिन उसमें हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल रही है उसको थोड़ा सा सक्सेसफुल बनाने। बिकॉज मेन चीज़ ये होती है कि बयानिया क्या बनता है। बयानिया अगर रिसाउंडिंग है कि लोग उसको एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, एक्साइट होना शुरू हो जाए पीटीआई के सपोर्टर्स, तो जब जिस तरह से हुकूमत रिएक्ट कर रही है, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स आके जब बात करते हैं, कोई चैलेंज करता है कि जी उनके पास तो नेशनैलिटी नहीं है, कोई कहता है जी उनको उर्दू ज़बान नहीं आती, गिरफ्तार कर लेंगे, ऑल ऑफ दैट इज़ राइट, गिरफ्तार कर लेंगे, थ्रेट करेंगे कि जी कोई हम ऐसी चीज़ नहीं होने देंगे। तो उससे तो ऐसे लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम आ रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, और कासिम नहीं आ रहे। सो कासिम को कासिम ही लेना चाहिए कि वो एक सलमान नहीं, मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं।
या मोहम्मद बिन सलमान नहीं, कासिम मोहम्मद बिन कासिम आए थे ना तो फतह किया था इंडिया को 6th सेंचुरी में। जी जी। तो मैं उससे रेफरेंसेस और रिएक्शन तो ऐसा है फिर ठीक है, दोनों तरफ जो भी आता है वो बड़ा खतरनाक लोडेड पर्सनालिटीज हैं, तो शायद उसका इम्पैक्ट समझ रहे हो बहुत ज़्यादा होगा। बट आपको नहीं लगता कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया गवर्नमेंट ने? पता नहीं, देखिए उन्होंने अभी प्लान किया है, उनकी मदर का एक एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, शी नोज हाउ थिंग्स वर्क इनसाइड आउट ओवर हेयर, हो सकता है वही उनको ना आने दें। इट्स टू अर्ली टू रिएक्ट इन दिस वे। आपको नहीं लगता गवर्नमेंट थोड़ा इमेच्योर एक्ट कर रही है? जी बिल्कुल, बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू किया है, क्योंकि देखिए एक मूवमेंट बनती है। मेरा ख्याल है अगर मैं पीटीआई में हूँ तो मैं पीटीआई वालों को ये कहूँ कि उनका अराइवल शुड कोइंसाइड विद समथिंग दैट यू हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड, कि लोगों को आप स्ट्रीट्स में निकाल चुके हैं। अब एक ऐसा माहौल है जिसमें उनकी मौजूदगी उसको फिजा को और गर्म कर देगी, स्ट्रीट्स को और गर्म कर देगी। अभी तो स्ट्रीट में कोई निकला ही नहीं है, सो वो आके आई डोंट नो व्हाट दे विल डू। सो ये दोनों साइड से मेरा ख्याल है कमजोरी तो है इसमें, एराटिक है इन माय ओपिनियन। और अगर हम 2 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि वो अपने वालिद की रहाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो पहले यूएस जा रहे हैं, जाहिर है वो इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलेंगे एंड ऑल दैट, तो फिर इसको सियासत से बिल्कुल अलग रखें। अगर साथ वो ये कहना चाहते हैं कि जी वो उनकी पर्सनल एफर्ट है, उन्होंने अपने वालिद को इन्फॉर्म किया है, इजाज़त नहीं ली या इजाज़त नहीं मांगी, इसका मतलब है वो ऑन देयर ओन चाह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करें अपने वालिद के लिए। बट नोइंग कि उनकी जिस फैमिली से बिलोंगिंग है, वी ऑल नो इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होना और इसके ऊपर बैंक करना, डू यू थिंक पीटीआई को सूट करता है? देखिए ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमने देखा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया और पीपल्स पार्टी एक्सट्रीम प्रेशर में थी, उनकी मदर नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर, तो उनके वहाँ मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज ने एक एफ़र्ट की थी और पूरी दुनिया में गए थे, वर्ल्ड लीडर्स से भी मिलते थे कि किसी न किसी तरह से ज़िया-उल हक की हुकूमत को टॉपल करें या फोर्स करें या व्हाटएवर। और फिर हमने देखा कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ दोनों लंदन में थे, और जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उन्होंने भी कुछ रोल प्ले करने की कोशिश की थी। तो ये पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा। इट जस्ट शोज़ वन थिंग कि जाहिर सी बात है इसका सारा का कनेक्शन पॉलिटिक्स से है। हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ को भी पता था कि उनके वालिद साहब को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अंदर बंद किया है। मुर्तज़ा को भी पता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से फांसी दी गई है। और आज भी वो हकीकत है कि जो इमरान खान जेल पे बैठे हैं वो किसी जुर्म की वजह से नहीं बैठे, पॉलिटिक्स, ही जस्ट केम ऑन द रॉन्ग साइड एंड देयरफॉर ही इज़ इन जेल फॉर 2 years नाउ। सो उनके बेटे हैं, जाहिर सी बात है उनके जज्बात भी होंगे, कंट्रोवर्शियल जितनी भी हो, बेटे बेटे होते हैं, उनके जज्बात भी होंगे अपने वालिद के लिए। सो आई थिंक दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू डू व्हाटएवर। हाँ, पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन खिलाफ वर्जी डिटर्मिन अगर हुकूमत पाकिस्तान या PMLN करेगी तो वो तो बहुत एक डाउटफुल चीज़ है कि जी इधर आप जुलूस नहीं निकाल सकते या इस तरह से बोल नहीं सकते, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड एंड दे शुड मेक एफर्ट, बिल्कुल उनको एफर्ट करनी चाहिए और आवाज़ अमेरिका भी जाके रेस करनी चाहिए, हर जगह रेस करनी चाहिए। राइट। अच्छा ये बताइए कि इस टाइम में जिस तरह की तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, उसका कोई फ़ायदा हो सकता है इन योर ओपिनियन? देखिए जो इस वक्त प्रेजेंट लीडरशिप है जिसमें गंडापुर साहब भी शामिल हैं, जो इस वक्त बाहर हैं, जो भी लीड कर रहे हैं, उनकी टॉप लीडरशिप जो है, उन्होंने तो अभी तक सपोर्टर्स को भी अपने मायूस ही किया है। नवंबर का जो एक जिस तरह से एंड हुआ था उसमें सफ़र तो वर्कर्स ने ही किया था। Exactly. मार तो वर्कर्स को ही पड़ी थी और गोलियां चली थी तो वर्कर्स ही पर चली थी। वो 26 तारीख की रात को जब वो भाग रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सो आई डिड नॉट सी एनी PTI लीडर देयर। सो क्या PTI की लीडरशिप अपने आप को आगे पेश करने के लिए तैयार है या सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के वीडियोस अपने वर्कर्स को इनकरेज करने के लिए भेजें? फटीक भी आ चुकी होती है, डर खौफ भी होता है, पकड़ दकड़ भी होती है, वो सब वर्कर्स के साथ होती है। लीडरशिप, मैं ये नहीं कह रहा, लीडरशिप ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं,
लेकिन ये जो अगर इस किस्म का अगर निकालना है, जद्दोजहद करनी है, तो उसके लिए फिर सबको तैयार होना चाहिए, सबको पेश होना चाहिए और सबसे आगे नजर आना चाहिए लीडरशिप को, फिर वर्कर्स को भी हौसला मिलेगा। सो लुकिंग एट द पास्ट आई डोंट थिंक सो। बल्कि एक चीज मैं जरूर कहूँगा गंडापुर साहब के फेवर में कि वो नवंबर में भी जब हुआ था, बावजूद इसके कि जो भी उनको क्रिटिसाइज किया गया, बहुत हद तक सही भी क्रिटिसाइज, बट एटलीस्ट ही वाज सीन टिल द एंड कंपेयर टू practically all other PTI leaders। मतलब वहाँ नजर तो आ रहे थे ना, वो कहते हैं कि जी ऐसे भाग गए थे, ये ऐसे भाग, बट ही वाज देयर टिल द एंड। सो आई थिंक सारे लीडर्स अगर कोशिश करेंगे तो करना तो चाहिए। ट्रू। अच्छा ये बताइए, आप क्योंकि बहुत लंबा अरसा काम कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट्स में, आप माइंडसेट समझते हैं, आप उनका अप्रोच टूवर्ड्स अप्रोचिंग डिफरेंट इश्यूज़ को समझते हैं। कहते तो वो नज़र आते हैं कि हम बड़े मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं और आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, बट रिलीफ कहीं नहीं है। बिजली के बिल देख लें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक आम आदमी कैसे देगा जबकि ग्रोथ नहीं हो रही, जो आमदनी है वो उतनी नहीं बढ़ रही जितने बिल्स बढ़ रहे हैं। क्या ये कल को ये कह के एस्केप रूट ले लेंगे कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना थे वो तो हमारे थे ही नहीं, वो तो एक अपनी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। तो दिस हैज़ नेवर वर्कड बिकॉज हमेशा एक टेक्नोक्रेट इकोनॉमी का मिनिस्टर मौजूद रहा है हमारी पिछली गवर्नमेंट्स में, और जो जिम्मेदारी होती है एंड में वो गवर्नमेंट पे आती है। तो क्या वजह ये डिलीवर नहीं कर पा रहे? क्या वो रिटेलर्स को रिलीफ देना और जो रियल एस्टेट के लोग हैं उनको रिलीफ देना बिकॉज वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉबी है और वोट बैंक भी है, उस माइंडसेट से निकल नहीं पा रहे हैं? देखिए, एक जो हमारी रूलिंग क्लासेस है ना, जिसमें ज़ाहिर सरफ़हरिस्त वो पार्टीज़ हैं जो कि इस वक्त हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी या PMLN, इनका जो फ़िलासफ़ी रही है, ये समझते ही नहीं है कि अवाम के लिए क्या मसाइल हैं और उसको किस तरह से हल करना चाहिए। जब आप कह रही थी कि रिफॉर्म्स, देखिए रिफॉर्म्स जो होते हैं बड़े पेनफुल होते हैं और उसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होता। आप किसी भी एरिया में ले लें, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ले लें तो पिछले 3 साल सब जब से PDM की हुकूमत आई है तो वो ख़राब हुए हैं। आपकी जो लिटरेसी रेट है, अगर आप फॉर एग्जांपल सिंध की देख लें, वो 2008 के मुकाबले में आज कम हुई है। अगर आप एजुकेशन में कुछ नहीं करेंगे, अगर आप हेल्थ में बल्कि बजट कम कर दिया, आप साफ पीने का पानी नहीं मुहैया कर सकेंगे, जी बजट कम कर दिया है और उसका बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड एजुकेशन या तमाम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह से आपने बात की थी कि परचेजिंग पावर पिछले 3 साल में 58% कम हुई है, विच मीन्स जिसकी 50,000 इनकम थी आज वो 20,800 के बराबर है। और इसी तरह से आपने ग्रोथ की बात की तो पिछले 3 साल का एवरेज लें तो 1.6% ग्रोथ है, विच इज़ मच लेस देन द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम ये सारी बड़ी बड़ी बातें तो सुनते हैं लेकिन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है, बिकॉज हम जो हैं वो तो, जिसमें मैं भी आता हूँ, आप भी शायद आती होंगी, ये तमाम जो रूलिंग क्लास है ना, हम अपने आप के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमिक तरक्की हो रही है नहीं। 1,34,000 इंडेक्स पहुंच गया स्टॉक मार्केट का, उसमें कौन है? सिर्फ अमीर लोग है ना, अलीट है। सो हम समझते हैं कि वो एक बैरोमीटर है। लोन मिल गया IMF से, वो हम समझते हैं एक बैरोमीटर है इकोनॉमिक तरक्की का। रोल ओवर्स हो गए, वो इकोनॉमिक तरक्की। दोस्त ममालिक ने पैसे दे दिए, लेकिन अगर कोई पूछे कि जी परचेजिंग पावर इंप्रूव हुई है या आपकी जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है या आपकी एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुई है या आपने जिस तरह टैक्स सेक्टर की बात की, 550 बिलियन रुपए सैलरीड क्लास ने दिए और वो टोटल मिला के रिटेलर्स ने और एक्सपोर्टर्स ने उसके बराबर नहीं दिए। सो एनर्जी सेक्टर्स के रिफॉर्म्स देख लें, तो सब में हम बड़े पीछे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम चीज़ जो है, जो हम पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो आपके अशराफिया है, जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, या सब लोग जो हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा तो बेस्ट प्राइवेट स्कूल में चला जाए, लेकिन 2,60,00,000 पाकिस्तानी बच्चे स्कूल ही ना जा सकें। That is not our concern. How many times we even hear a top leadership talking about this? कि 40% बच्चे स्टंटेड हैं। स्टंटेड मीन्स कि अगर वो उनकी ग्रोथ ही नॉर्मल नहीं है, अगर उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, तो मुल्क का फ्यूचर कैसे बड़ा जबरदस्त है? ये हाईएस्ट परसेंटेज है दुनिया में एज पर द वर्ल्ड बैंक, जो स्टंटेड की बात कर रहे हैं।
highest percentage. Exactly. And it is not getting better. Yes. It is getting worse. So that या तो होता है ना ट्रेंड होता है, slowly but surely आप आगे 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 जा रहे हैं. अगर आप मलेशिया से कंपेयर करें, इंडोनेशिया से कंपेयर करें, आप सिंगापुर से कंपेयर करें, ताइवान से कंपेयर करें, वो कभी भी CNN और BBC पर उनका जिक्र नहीं होता कि जी उनको बड़े ज़बरदस्त व्हाइट हाउस में रिसेप्शन दिया गया और उनको उनकी इतनी अहमियत बताई गई है. हम वो जियोपॉलिटिकल जो जहां अमेरिका फंस जाता है मुश्किल में, हम उसको समझते हैं कि अगर हम उसका पार्टनर बन जाएं तो हमारे लिए इकोनॉमिक तरक्की होनी शुरू हो जाएगी. Right. सन 60 की दहाई से हम यही देख रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन, मुझे ब्रीफली ये बताएं कि क्या ये माइंडसेट आप नियर फ्यूचर में चेंज होते देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज समझती हैं कि हमें डिलीवर करने की अब ज़रूरत नहीं है. वी आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज वी कैन मेक एलाइड गवर्नमेंट्स नाउ. हम सिविल मिलिट्री बैलेंस के साथ अपनी जगह आराम से बना सकते हैं गवर्नमेंट्स में. दैट इज़ इनफ एंड दैट अप्लाइज टू एवरीवन. PTI भी कहती है हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास असल ताकत है. तो क्या पॉलिटिकल लोगों ने, गवर्नेंस लोग इन सब चीज़ों को खुदा हाफिज़ कह दिया है, अभी वो सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं? ट्रंप ने भी यही कह दिया कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे. सो इट्स नॉट जस्ट द पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास व्हिच थिंक्स कि जी हमें किससे बात करनी चाहिए. या दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी समझता है कि जी ट्रंप की कहानी अलग है, लेकिन हाँ आपकी बात करेंगे जी. ख्वाजा आसिफ ने जब कहा है कि जी हाइब्रिड सिस्टम जो है ये वाला ये बेस्ट है पाकिस्तान के लिए, तो फिर आपको पता है कि डिलीवरी की आपको फोकस नहीं करना. आपको इतना कोशिश करती है कि हाउ यू विल रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड दैट विल इंश्योर credibility and electability or selectivity on their part. राइट. बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. ये डायलेमा है पाकिस्तान का कि यहाँ पे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को ये पता नहीं है कि उनका जो पावर हाउस है असल में वो लोग हैं. पार्लियामेंट की सीट नहीं है. पार्लियामेंट में आप बैठते हैं, वहाँ कुछ डिलीवर कर दें ताकि आपको याद रखा जाए. उससे आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो भी एक्सटेंड हो सकती है. आप मज़ीद पावर कॉरिडोर्स में ज़्यादा अरसे तक रह सकते हैं बिकॉज वोट आपका परमानेंट होगा. लेकिन इट सीम्स के शॉर्टकट्स की आदत मनहसुल कौम हमको पड़ गई हुई है और इसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं हमारे सामने, जो हम बात कर रहे थे अभी के स्टंटेड ग्रोथ जो पाकिस्तान में बच्चों की है वो 40% है. नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट इट. और उसके बाद पोलियो की बात करें, आज तक हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं. ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात नहीं होती बिकॉज हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हमें भी सिर्फ जो स्पाइसी जर्नलिज्म है जिसमें तहरीक चल रही है, जलसे हो रहे हैं, इसने ये कह दिया उसने वो कर दिया, हमें उससे फोकस हटाना पड़ेगा. बीइंग मीडिया, बीइंग अ वॉचडॉग ऑन गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये हमारा काम है कि हम ये क्वेश्चंस करें जिन पे मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ. ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे विद अनदर पैनल. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन. और हमारे साथ दो सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, उनकी भी राय लेते हैं कि पॉलिटिक्स और अवाम, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है कि पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए है और वो उसमें मसरूफ़ हैं और जो गवर्नेंस और अवाम के मसाइल हैं उससे टोटल एक डिस्कनेक्ट नज़र आता है. हमारे साथ मुबशर बुखारी साहब मौजूद हैं और माजिद निज़ामी साहब. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी. माजिद निज़ामी साहब, आपसे स्टार्ट ले लेती हूँ. इस वक्त कंसर्न्स कुछ लोगों के सीरियसली ये हैं और कुछ लोगों में, मैं इस वक्त गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रही, मैं अपने और आपके जैसे लोगों की बात कर रही हूँ कि जो थ्रेट है टेररिज्म की, आपने देखा है वो कितनी ज़्यादा होती जा रही है और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुस्तकिल बढ़ रही है. और जिन सूबों में बलूचिस्तान और KP में ये थ्रेट सबसे ज़्यादा है, उन्हीं में से एक सूबा यानी कि KP सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का हब भी है. ये दो चीज़ें साथ साथ कैसे चलेंगी? बिकॉज हम बतौर सहाफ़ी ना तो किसी को ये कह सकते हैं कि आप रिस्ट्रेंट दिखाएं, पॉलिटिकल एक्टिविटी होल्ड कर दें फॉर अ टाइम बीइंग, बिकॉज हम वो कहें तो हम पे इल्ज़ाम लगता है कि हम पता नहीं किसी की साइड ले रहे हैं. बट एट द सेम टाइम कंसर्न्स तो हैं. इस वक्त इश्यूज़ बड़े डिफरेंट हैं और बड़े ग्रेव हैं जिनका सामना है मुल्क को. बिल्कुल, इस बात से मुझे इत्तफाक, इस जो नंबर्स हैं वो हमें ये बताते हैं, आदादो शुमार पे रोशनी डालें तो पता चलता है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मुतासरा तरीन सूबा है. और यहाँ पर हर साल हर महीने जब नंबर्स आते हैं तो पता चलता है कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे जब कंपैरिजन किया जाता है तो वो नंबर बहुत ज्यादा होता है. अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये एक्सपेक्ट करना कि पॉलिटिकली हम एक ऐसी मुतफिका पॉलिसी बना सकेंगे कि जिससे काउंटर
टेररिज्म की तरफ बढ़ा जा सके, इस पोलराइज्ड माहौल के अंदर तो ये खासा मुश्किल लग रहा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और बाकी मुल्क के जो अवाम है वो किसी बेहतर सूरत हाल की तरफ आ सके। तो ये एक ऐसा संजीदा सवाल है कि जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए। मामला चूंकि खराबी की तरफ इसलिए जा रहा है कि काउंटर टेररिज्म के लिए या डी रेडिकलाइजेशन के लिए वफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर जो इक़दाम करने थे वो नहीं किए जा रहे, और फाटा रिफॉर्म से लेकर आज तक जितनी भी प्लानिंग की बातें हैं वो पेपर्स पर तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बाजोड़ की बात करें या वजीरिस्तान की बात करें, साबका फाटा की बाकी एजेंसीज की बात करें, तो वहां पर हमले, बम धमाके, खुदकुश हमले, अटैक्स में इजाफा देखने में आ रहा है। तो अब इस सारी सिचुएशन में हमें बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की जानिब से या सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आती, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और मेरा ख्याल है कि अब इस तरह की मुजम्मत से या इस तरह की बातों से आगे बढ़कर बात करने की जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर हम ये समझें कि जी को पॉलिटिकल मूवमेंट होगी और वफाक और सूबे एक दफा फिर आमने सामने आएंगे, तो ये एक निहायत अहमकाना हरकत हो सकती है। उसकी वजह यह है कि सूबे के हालात इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जब हम ये देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज हो या गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको लीड लेनी चाहिए, वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हैं। हुकूमत का ये फर्ज होता है कि वो इन सारे मामलात में लीड ले, बाकी तमाम अपोजिशन की जमातों को साथ मिलाकर कुछ मुश्तरका स्ट्रेटेजी बना के आगे चले। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उसकी तो बिल्कुल भी दिलचस्पी नजर नहीं आती कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन सारी चीजों को कैसे हल करना है। तो एक हुकूमत की सतह पर जो एक अदम दिलचस्पी की कैफियत है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत गलत पॉलिसी है। राइट मुबशिर साहब, हालात जो हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल जो ऑटोमेटिकली जहन में आता है, कीपिंग इन माइंड के मुस्तकिल इस गवर्नमेंट को बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है। 26वीं तरमीम के बाद काफ़ी मसाइल हैं जो हल हो गए हैं। इसी तरह जो अभी मखसूस नशिस्तों का मामला है उसके बाद भी उनकी पोजीशन जो है वो मजबूत हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मुस्तकिल एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। वो जो एक मोटिवेशन होती है एक पार्टी में जो डिलीवर करने के मौके को एक्सप्लॉइट करती है, वो इस वक्त नून लीग के पास है। अगर ये कहा जाए कि पंजाब से बिल्कुल वाइप आउट हो गए थे ये, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इस वक्त इनके पास बहुत बड़ा चांस मौजूद है रीअसर्ट करने का अपने वोट बैंक को बाय डिलीवरिंग ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट्स, ऑन द गवर्नेंस फ्रंट। लेकिन वो सब ऐसे लगता है जिस तरह अभी तक जो माइंडसेट नून लीग का व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग टू द पीपल है वो वही है जो 90s में था या 2013 के बाद इनकी गवर्नमेंट बनी। मिसाल उसकी ये है कि अभी तक सैलरीड क्लास के ऊपर ही हर तरह का मलबा डाला जा रहा है टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। मुस्तकिल जो सरचार्ज है बिजली के बिलों पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, उसको कभी 10% कभी 5% करके बढ़ाया जा रहा है। एक बजट पे तो बात रुकती ही नहीं है, मुस्तकिल ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिसको हम ये कह नहीं सकते कि वो मिनी बजट है, बट वो मिनी बजट की एक्सटेंशन होता है। तो क्या ये भूल जाए इकोनॉमिक रिलीफ, हम फॉर द टाइम बीइंग इसको भूल जाएं कि किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है? बड़ा ही अजीब और अंदोखनाक सानिया है ये हमारे साथ कि एक तरफ आप देखते हैं तो सीएम पंजाब मेगा प्रोजेक्ट्स और फास्टेस्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स और इस तरह की चीजें मीडिया के थ्रू भी और चली ऑन ग्राउंड भी हम कहते हैं, बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए और बड़ा रेवोल्यूशनाइज किया गवर्नेंस को अपनी हद तक। लेकिन गरीब के हालात तो वहीं के वहीं हैं। मार्केट प्राइसेस आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। एक चीज डीएचए में उसकी प्राइस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और एक अगर हम डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड की बात करें तो वहां पे उसकी प्राइसेस डिफरेंट है, लेकिन वहां पे भी ज्यादा है अगरचे। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये तो अपनी जगह पे किलिंग है। लेकिन आपने जो बिजली के बिलों की बात की है, मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि अगर ये बिजली के बिलों के ऊपर अवाम उठ खड़े हुए तो शायद एक मुअस्सर और इफेक्टिव मूवमेंट जो है एंटी गवर्नमेंट वो चल सकती है। और हो सकता है कि पीटीआई जो है अगर उनमें थोड़ी सी पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी हुई
तो वो अगर इन इश्यूज के ऊपर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि जी फैसला साहब हमसे बात करें, भूल जाए फैसला साहब, आपने सारी अटेम्प्ट्स कर ली हैं। अगर आप अवामी मसाइल के ऊपर मूवमेंट चलाएं और उसमें आप दूसरी जमातें जैसे कि JUIF और जमात इस्लामी, इनको अगर आप परसुएड कर लेते हैं तो आप सीरियसली गवर्नमेंट के लिए हर्डल्स क्रिएट कर देंगे। और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, बुनियादी तौर पे गवर्नेंस में जो लूप होल है मरियम नवाज की, वो ये है कि उन्होंने 4-5 अपने आंखें और कान रखे हुए, जो वो कहते हैं वो मान लेती हैं। दूसरा, उनके बारे में उनकी पार्टी की लीडरशिप का ये कहना है कि वो ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेल रही है। अब ब्यूरोक्रेट्स के बारे में तो सीधा सीधा कहता हूँ कि हम जो है ना ये एडवर्ड 4th 5th तैयार कर रहे होते हैं, जो कि अवाम को टैक्स पेयर्स की मनी से नेवर प्रो पीपल, हिस्ट्री तो यही बताती है। एग्जैक्टली। तो जब आप अवाम के नुमाइंदे क्लेम करेंगे अपने आप को, कभी उनके अंकल खादिम अल्लाह कहते थे, मरियम भी अपने आप को कहते हैं जी आपका हक है, मैं तो आपका हक आपको डिलीवर कर रही हूँ, नो नीड टू थैंक टू मी। इस तरह के वो आपको याद होगा स्टूडेंट्स के कॉन्ग्रीगेशन में इस तरह के बड़े शानदार खिताबात कर रही हैं। लेकिन जब आप खेलेंगे ही वो एडवर्ड 5th के हाथ में, वो जो बेतहाशा है मुल्क में, तो आप अवाम का तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्राउंड पे मैं आपको बता रहा हूँ, PMLN का जो एक्टिविस्ट है वो भी मायूस है, जो लीडर हैं वो बेचारे ये सोचते रहते हैं कि हमारी CM से मुलाकात हो जाए, और उसके बाद उन्होंने अपने जो मिनिस्टर्स हैं जरा उनके बारे में पूछिए कि वो कितनी को अथॉरिटी रखते हैं। वही शहबाज शरीफ वाला गवर्नेंस सिस्टम जो है मरियम नवाज चला रही हैं। अगरचे वो कोशिश करती हैं कि कुछ ना कुछ करती रहें जिससे कुछ, लेकिन जो पॉलिसीज हैं वो कम से कम वोट विनिंग पॉलिसी में उन्हें नहीं समझती। राइट, ब्रेक लेते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर किसी भी क्वार्टर में, किसी भी लेवल पे ये एहसास है कि उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लोगों को जीता जा सकता है गवर्नेंस की बेस पे, या गवर्नेंस इज़ ऑफ द टेबल्स। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो इस वक्त PTI हो जो कि अपने बानी की रहाई पे ज़्यादा फोकस कर रही है, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी सिंध में हो, जिस हिसाब से इमारतें गिर रही हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो रोज़ की खबरें हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी गवर्नेंस का हाल क्या है। किसी का फोकस है इस तरफ? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। माजिद निज़ामी साहब, डिस्कशन वही है, सिर्फ मैं ये आपका तज्जिया लेना चाहूँगी कि किसी भी जमात का फोकस गवर्नेंस पे है पाकिस्तान में? देखिए, ये 2024 के इलेक्शन में एक नया इंडिकेटर सामने आया था कि जिसके अंदर नैरेटिव की बेस पे वोटिंग को ज्यादा तरजीह दी गई थी। अब देखना यह है कि क्या वो कोई वक्ती एक ऐसा एलिमेंट था जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया था, या ये परमानेंट हो चुका है, ये तो आइंदा इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन इसके बावजूद इस बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऐसा मामला पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो चुका है तो इसका हरगिज ये मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट्स जो है वो बैड गवर्नेंस का शाहकार बन के सामने आए। अब हमें तो गवर्नमेंट की साइड से यही बताया जाता था कि महंगाई बढ़ने की शरह कम हो चुकी है, पिछले 30 साल से जो रेशो थी वो उससे भी नीचे आ चुकी है, लेकिन जो गवर्नमेंट साइड के जो फैक्ट्स हैं वो दूसरी कहानी सुनाते हैं। मिसाल के तौर पर वफाकी इदारा शुमारियात ने जो चीनी की प्राइसेस के ऊपर जो रिपोर्ट जी है, उसमें बताया गया है कि एक साल में 29% चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, और इस वक्त चीनी की कीमत गवर्नमेंट की साइड से 164 रुपीज है, लेकिन वो मार्केट के अंदर 200 के अराउंड जो है वो बेची जा रही है। लेकिन बैड गवर्नेंस का ये आलम है कि सिंध और पंजाब जो दो मुतासरा सूबे हैं, उनके अंदर इसके ऊपर क्यों बात नहीं की जा रही, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ही गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं। शरीफ फैमिली, उनके जो रिश्तेदार हैं, इसी तरह ओमनी ग्रुप, ख्वाजा अनवर मजीद जो आसिफ अली जरदारी के दोस्त हैं, एक मेजर चंक जो है शुगर मिलों का इनके पास है। इसी तरह कैबिनेट में जो इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं हारून अख्तर, वो तो बड़े आराम से कह देते हैं कि जी पूरी दुनिया में चीनी की किल्लत है तो यहाँ पे भी कीमतें ऊपर जाएंगी। कीमतें कौन सा सारी जिंदगी के लिए मुकर्रर होती हैं। तो अगर इस स्टेट ऑफ अफेयर्स के साथ आप ये समझते हैं कि आप आवाम को रिलीफ देंगे, या आवाम को रिलीफ देने के लिए आप एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करेंगे, और फिर आप तवक्को रखेंगे कि शायद अवाम में या हुकूमत की कोई पजीराई होगी और गवर्नेंस के मॉडल को लोग सराहेंगे,
तो मेरा ख्याल है कि ये एक ख्वाब ही हो सकता है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी जो बड़ी मिसमैनेजमेंट सामने आ रही है वो बिजली के इशू के ऊपर है कि जिसके अंदर सोलर की वजह से आपके सिस्टम से जो बिजली निकल रही है, आप उसका जुर्माना या उसका जो खमियाजा है वो आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है, और उसकी जितनी भी मैनेजमेंट है वो आवाम से ही की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो यूटिलिटी से मुतल्लिक और इस तरह के जो बड़े बुनियादी इश्यूज हैं, जब तक इन चीजों को आप एड्रेस नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से इनके ऊपर कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई जाएगी, इनसेंसिटिव डिसीजंस लिए जाएंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि इवन आप गवर्नेंस के मॉडल पे ही वोट ले सकेंगे। पहले नैरेटिव जो है वो इलेक्शन में अवाम में पजीराई इख्तियार कर रहा है, ऊपर से अगर बैड गवर्नेंस होगी तो मैं समझता हूँ कि फिर ये एक डिजास्टर होगा। मुबश्शिर साहब, आपको क्या लगता है कि ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का तो हमेशा से एक ही रोल है, लेकिन शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म या सियासतदान जिनका इतना वसी तजर्बा है ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने का, सबसे बड़ा सूबा चलाने का, पीडीएम गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट में एक दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अगर पंजाब में उनको कहा जा सकता है कि जी उन्होंने बड़ा डिलीवर किया, तो अब तो वो वज़ीर आज़म हैं, अभी तो वो सारे डिसीजंस ले सकते हैं जो वो लेना चाहें, डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन वो हमें ये कहते तो नज़र आते हैं कि मुश्किल फ़ैसले। वो क्या मुश्किल फ़ैसले ये हैं कि वेरी सॉरी बट सैलरीड क्लास को ही टैक्स का बर्डन उठाना पड़ेगा? क्या वो मुश्किल फ़ैसले ये हैं कि वेरी सॉरी लेकिन हम रिटेलर्स को नहीं छेड़ सकते, हम रियल एस्टेट के लोगों को नहीं छेड़ सकते? क्या माइंडसेट वही है? जुनैरा, आपका तुमन बड़ा शानदार है। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, जब बशमूल पीटीआई, मसलन पीटीआई की आज की जो अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा जी फैसला साज उनसे गुफ्तगू होनी चाहिए, फैसला साज उनसे गुफ्तगू के लिए रेडी है। जब मियां शहबाज शरीफ को और मियां नवाज शरीफ के बारे में अगरचे मेरी डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन फिर वक्त को जिस तरह उनकी साइलेंस है इस सारे मामले के ऊपर, उसका उनका भी माइंडसेट यही है कि जनाब वो फैसला साज ही सारा कुछ है। तो फिर और यही अगर आसिफ जरदारी साहब सोचे कि जनाब मेरा तो एक ही बेटा है और यहाँ पे तो जो दूसरी पॉलिटिक्स है बड़ी मुश्किल है, और सबसे आसान रास्ता ये है कि आप शीशा घराने जो सियासत हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो आप और कॉरिडोर्स में जा सकते हैं। जब ये माइंडसेट बन जाए मुल्क की उस लीडरशिप का जो अवामी नारे लगाती है, जिसने अवाम को रिलीफ देना होता है, कि जनाब कुछ भी ना करें, ठीक है, एक तरफ हमारी लाइन सीधी है तो हम पावर हाउस में पहुंच जाएंगे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में गवर्नेंस का कौन सोचता है सुनहरा? इसका जवाब तो मुझे आपसे चाहिए कि जब यही सारे सोच रहे हो कि जनाब उधर हमारे ताल्लुकात अच्छे हों तो इलेक्शन तो होते रहते हैं और फिर उसके रिजल्ट भी हस्बे मंशा आ जाएंगे, तो गवर्नेंस के लिए इतनी पेन लेने की क्या जरूरत है? तो मुझे लगता है कि यही इतराक जो है मियां शहबाज शरीफ को है, वो भी यही समझते हैं कि अब चूंकि वो खुद देख चुके हैं कई एपिसोड उनके अपने साथ, 2018 में वही हुआ कि मैंडेट जो है वो गायब हुआ। उसके बाद लेकिन वो कहाँ गया? ऑपोजिशन में, जब ऑपोजिशन में हमारा जो भी लीडर बैठता है वो हमें बड़ा प्रो पीपल लगता है। उस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी ऑफर्स हो रही होती हैं, उस वक्त चार्टर ऑफ गवर्नेंस की भी ऑफर्स हो रही होती हैं, उस वक्त तो वो लगता है कि वो चाहते हैं दुनिया में कोई इनकलाब आ जाए और पाकिस्तानी कौम के लिए हम वो कर दें जो आज तक नहीं हुआ। पावर कॉरिडोर्स में आते ही ड्राइंग रूम्स में बंद होके प्रोटोकॉल्स एंजॉय करके अपनी तनख्वाहें बढ़ा के, क्या मेमोरी इतनी शॉर्ट है माजिद निज़ामी साहब? इनको नहीं पता इवेंचुअली इलेक्शंस होने हैं और हर दफ़ा हो सकता है उतनी सपोर्ट आपके साथ ना हो। जो एक सपोर्ट परमानेंट है वो लोगों की है, उसको तो विन करने की कोशिश करें। बिल्कुल, इस दफ़ा ये सारा नैरेटिव बिल्कुल शेक हुआ है और इसी बुनियाद पर हमारे सामने ये जो बैड गवर्नेंस के शाहकार आ रहे हैं, मेरा ख्याल है उसकी वजह यहाँ पे दुरुस्त बयान की गई है कि जब आप को ये तासुर हो और इसका हकीकत से भी ताल्लुक हो कि अवाम के पास जाना, मेहनत करना, गवर्नेंस के जरिए पॉपुलैरिटी हासिल करना ये मैटर नहीं करता और मामलात जो है वो दीगर तरीके से हल किए जा सकते हैं, तो फिर इस सूरत हाल में दोहरी मेहनत करने का किसी को शौक नहीं होता और लोग कंफर्टेबल होते हैं कि वो इस सारे मामले के अंदर अपनी बेहतरी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें। लेकिन मसला फिर वही है कि पाकिस्तान में रियासत का प्रॉब्लम यही रहा है कि उसकी गैर मुस्तहकम
और नापायदार जो पॉलिसीज हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। तो इसलिए ये समझ बैठना कि ये सारा सिस्टम, ये सारे ख्यालात, ये सारे आइडियाज उस तरह से परमानेंट रहेंगे और हमारी कबूलियत और मकबूलियत का मसला भी इसी तरह से चलता रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी जो हुकूमती ओहदेदार है वो गलती कर जाता है और वो ये समझ बैठता है कि यहाँ पर ये चीजें जो है ये मुस्तकिल किसी हल की तरफ जाएंगी, हालांकि ऐसे नहीं होता। इसलिए उनको गवर्नेंस के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को एंगेज रखने के जरिए इन चीजों को टैकल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही है कि जो मुस्लिम लीग नून का इवन वर्कर है वो लाताल्लुक महसूस करता है, वो गली मोहल्ले के अंदर अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसके अपने जो जाती घरेलू हालात हैं उसमें वो मुश्किलात का शिकार है और बड़े बेसिक इश्यूज हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जब तक उसके ऊपर आप रिलीफ नहीं देंगे उस वक्त तक आप अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई पजीराई हासिल नहीं कर पाएंगे। राइट। मुबशिर साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। जो मियां नवाज शरीफ की खामोशी है, जो एक लीडर होता है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, जब वो बोलता है उसका भी कुछ मतलब होता है, जब वो नहीं बोलता उसका भी कुछ मतलब होता है। इस खामोशी का इस वक्त क्या मतलब है? इस खामोशी का मतलब ये है कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है सिंपल सी, देखिए मियाँ साहब बाहर थे, मियाँ साहब वापस आए, मियाँ साहब पे मुकदमात झूठे से सच्चे से लड़ा बहस है, ठीक है, उन्हें अदालती तौर पे जुडिशियल विक्टिमाइजेशन का शिकार भी रखा गया। ये सारी बातों से मतलब मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद कि आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, फिर आपने जो है वो मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, फिर मुज़ाहमत हुई और मुफाहमत हो गई और अब वो खामोश हो गए। अब इसलिए खामोश हो गए। देखिए छोटा भाई जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो फ्रेंड एक अख्तर जो है वो सीएम पंजाब है, उसके अलावा बड़ा कंफर्टेबल जा रहे हैं। समधी साहब जो हैं वो नायब वजीर आजम हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। समधी साहब नायब वजीर, और ये इसको मैंने 2013 में एक वर्ड कॉइन किया था सुनहरा, इसे कहते हैं नेपोक्रेसी, नेपोटिज्म से, ठीक है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नेपोक्रेसी, राइट। जिसमें अच्छा, अभी भी वो बेबस है। वैसे ऐसा बेबस तो फिर हम सबको करे सिस्टम और अल्लाह ताला की ज़ात। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर अभी भी वो बेबस है इतने स्टेक्स के साथ, तो फिर क्या कह सकते हैं? यहाँ तो डिबेट ही खत्म हो जाती है। इसमें अंदरूनी कहानी ये है कि वो रेजिस्टेंस पे जब वो तुले हुए थे तो उस वक्त मियां शहबाज शरीफ ने उन्हें बताया था कि लेट मी गिव अ चांस, गिव मी अ चांस। और मैं देखिए आपको चीजें सीधी करके दिखाता हूँ। जब पीटीएम वाला मामला हुआ, प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद जब चीजें सीधी होनी शुरू हो गई उनके फेवर में, तो मियां शहबाज शरीफ ने ये कहा कि देखिए इस तरीके से हम अपने मकासद गवर्नमेंट हासिल कर सकते हैं, जो तरीका आपने इख्तियार किया है ये मुनासिब नहीं है। तो उस पे मेरा ख्याल है शायद वो परसुएड हो गए हैं, इसलिए वो खामोश बैठे। राइट। बहुत शुक्रिया मुबशिर बुखारी साहब, माजिद निज़ामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। मेरे ख्याल है हमें अगर मुश्किल फ़ैसले गवर्नमेंट कर सकती है, चाहे वो मुश्किल हो या ना हो, तो हमें तो कम अज़ कम मुश्किल सवालात करने ही चाहिए। तो कोशिश करते हैं हम कि अगर हमें गवर्नमेंट का कोई बंदा मिले उससे भी बात करें, लेकिन वो तो बहुत इस मामले में माहिर हैं कि कैसे मामले को जवाब दिए बगैर हैंडल करके साइड पे हो जाना है। जब हम जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करें और डायसेक्ट करें कि ये चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो समझ यही आता है कि हमारी गवर्नमेंट्स प्रो पीपल नहीं हैं। जब तक इलेक्शन सीज़न होता है और जब तक ऑपोजिशन के बेंचेस पे बैठे होते हैं, तब तक तकरीरें करने के लिए बहुत मवाद इकट्ठा होता है। जैसे ही गवर्नमेंट में आते हैं, पहचानते भी नहीं हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे जानते ही नहीं हैं कि मसाइल क्या हैं। लोगों के मसाइल वही हैं जो 70s में थे, 60s में थे। रोटी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, कपड़े ढांकने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। आप जो बिल है, जिस हद तक गर्मी पड़ती है पाकिस्तान में, उसमें किसी का पंखे के बगैर, एक कूलर के बगैर, एसी तो छोड़ दीजिए, कहाँ गुजारा है। अगर आप वो भी तंग कर देंगे लोगों के ऊपर बिजली के बिल में इजाफा कर करके, तो लोग कहाँ जाएंगे? और उसके बाद आप कहें कि वो प्रोटेस्ट भी ना करें, वो बात भी ना करें। इस तरह बहुत देर तक सप्रेशन नहीं चलती। बेसिक राइट्स लोगों को दें, और गवर्नेंस के बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है इन दिस
country. And talking of all these governance related issues, last thing that I want to mention here is कि एक चीज़ जो ऐड हो गई है हर आने वाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो है क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड मुल्क है, जितनी मर्जी सड़कें बना लें, अगर वो क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वो टूटती रहेंगी। जो 1 साल के लिए बनाई है वो 5 साल में टूट जाएगी, और मैस फ्लड्स आ रहे हैं, मैस रेन्स हो रही हैं। इसको हैंडल करने का मैकेनिज़्म एक एडिड चीज़ है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेकलिस्ट में ऐड हो गया है, उसकी तरफ तवज्जो करें। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।